लाइव सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राहुल खत्री और शुरुआत हर रोज की तरह मीडिया बुलेटिन से करेंगे। एक बार दोबारा से आज आंकड़ा जो है वो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है 489 का, और उस आंकड़े का मैं जिक्र करूं जम्मू कश्मीर यूटी वाइज तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से आमतौर पर लगातार नंबर ऑफ, आज का भी अगर 489 का आंकड़े की तरफ अगर गौर करें तो आंकड़ा आज श्रीनगर में 138 श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। इसके साथ साथ बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज का आंकड़ा जो है वो 30 का है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 7 पॉजिटिव केसेस आज सामने आए हैं। शोपियां से 21, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 4, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से 28, पुलवामा से 39, बडगाम से 32, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से 23, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से 33, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी आज एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है 43 का आंकड़ा जो पॉजिटिव केसेस का। वहीं अगर गौर करें कठुआ तरफ तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आज 19 पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 23, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 8, रामबन डिस्ट्रिक्ट से 23, सांबा से 6, डोडा से 2, पुंछ से 5 और रियासी से 5। जो आज नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर यूटी का वो है 489 का, जिनमें से 79 ट्रैवलर्स हैं और 410 अदर्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं रिकवरीज की तरफ गौर करें तो रिकवरीज की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, और वो अच्छी खबर ये है कि जहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आज 489 का आंकड़ा सामने आया है, वहीं गौर करें रिकवरीज की तो 483 रिकवरीज हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकवरीज आज शोपियां से हुई हैं जहां पर 21 मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं पर 122 रिकवरीज जो हैं वो शोपियां से हुई हैं। उसके बाद अगर बारामूला की बात करें, बारामूला में आज 30 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, 112 रिकवरीज आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा आंकड़ा जो है श्रीनगर से 138 पॉजिटिव केस यहाँ सामने आए। वहीं कुपवाड़ा से 6, पुलवामा से 37, बडगाम से 10, बांदीपुरा से 9, गांधरबल से 44 रिकवरीज। जहां जम्मू में आज 43 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, वहीं पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 20 रिकवरीज भी सामने आई हैं। कठुआ की बात करें तो रिकवरीज 9, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से 2, उधमपुर से 3, सांबा से 9, पुंछ से 2, किश्तवाड़ से 1। तो कुल मिलाकर रिकवरीज का आंकड़ा जो है वो 483 का है। वहीं नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें जम्मू कश्मीर यूटी में 28/7/2020 तक तो वो आंकड़ा है 333 का, जहां पर 98 डेथ जो है कोविड-19 के चलते श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, 64 बारामूला में, 27 डेथ कुलगाम में, 20 शोपियां में, अनंतनाग में 21, कुपवाड़ा में 20, पुलवामा में 19, बडगाम में 24 डेथ, बांदीपुरा में 10, गांधरबल में 6, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 15 डेथ, कठुआ में 1, राजौरी में 2, उधमपुर में 1, रामबन में 1, सांबा में 1, डोडा पुंछ में 1। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है 333 का जो है सामने आया है। वहीं एक्टिव पॉजिटिव केस जम्मू में फिलहाल जम्मू प्रोविंस में 1877 यानी 1877। कश्मीर की बात करें कश्मीर प्रोविंस में 5784 यानी 5784 मामले जो फिलहाल एक्टिव पॉजिटिव हैं कोविड-19 के। जम्मू कश्मीर यूटी का अगर आंकड़ा मिला लिया जाए तो आंकड़ा 7661 का है यानी 7661। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 2166 रिकवरीज हुई हैं अभी तक, और कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो 8719 रिकवरीज जो हैं कोविड-19 की हुई हैं। दोनों का आंकड़ा मिला दिया जाए जम्मू कश्मीर यूटी में रिकवरीज का आंकड़ा 10,885 का है यानी 10885 का। नंबर ऑफ डेथ की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में 24 और कश्मीर प्रोविंस में 309, दोनों का आंकड़ा मिलाकर 333 का है। नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़े भी सामने आते जा रहे हैं, और लगातार तमाम लोग जानते भी हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है कोविड-19 के दौरान। हमारे चैनल का प्रयास यही रहता है कि आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाया जाए, तमाम खबरें आप तक पल पल पर पहुंचाई जाएं। वही अपडेट लेकर रोज रात को हम हाजिर होते हैं। वहीं पर हमारे संवाददाता श्रीनगर से अमजद जी जुड़ चुके हैं। अमजद, एक बार दोबारा से आंकड़ा देखा जाए
एक बड़ा आंकड़ा, और रिकवरीज की तरफ अगर गौर करें तो थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है जब 483 रिकवरी सामने आती हैं। जी अमजद। रिकवरी का पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जो बहुत अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। और उसके साथ साथ ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी है जो हर रोज ये खबर देख करके खौफ खाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ रिकवरीज का बढ़ना, उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनमें एक डिक्लाइन देख रहे हैं हम लोग। इसका रीजन ये है राहुल जी एंटायरली की जो लॉकडाउन अभी इंपोज किया गया है, चाहे जम्मू में हम लोग वीकेंड लॉकडाउन की बात करें, चाहे हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से श्रीनगर में हमने लॉकडाउन देखा है, पूरे कश्मीर में एंटायरली लॉकडाउन इन्फोर्स देखा है, तो ये उसकी वजह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी कम है और जो नंबर ऑफ रिकवरीज अब हैं वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा नजर आ रही है। हमारे पास में हर रोज रिकवरीज का आंकड़ा है वो 200-250 से ज्यादा का होता था। किसी न किसी दिन कहीं थोड़ा सा आंकड़ा आ जाता था जिसमें हम लोग 50-60 से या 70 रिकवरीज करते थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिकवरीज का नंबर भी अच्छा खासा हमारे पास हर रोज होता था। लेकिन जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जब उनका आंकड़ा 500, 600, 700 को छूने लगा तो जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं जो इन आंकड़ों को देखते हैं उनकी नजर जो है वो कहीं ना कहीं हट गई थी नंबर ऑफ रिकवरी से, कितने रिकवरी पर डे हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए पिछले दिनों में। उसके साथ साथ राहुल जी, जब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सटेंडेड लॉकडाउन की, तो आपको याद होगा किस तरह से पिछले काफी टाइम पहले हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन में एक तरह से हम कहीं ईद उसकी बात की गई थी, तो उस ईद में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 28, 29 और 30 यानी 3 दिन आखिरी के जो थे इस महीने के, उनमें एक ईद रखने की खबर सामने आई। तारीख को ईद मनाई जानी है, 1 तारीख को बकरी ईद या फिर इसको कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है वो आनी है। तो लोगों को एक तरह से तैयारी करने का मौका दिया गया है, अपना ध्यान रखते हुए, या फिर दोबारा से एक बार जो नंबर ऑफ केसेस है उसको बढ़ाने की तैयारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कर ली है। और अब तैयारी करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर सरकार को नंबर ऑफ केसेस को बढ़ते हुए उन्हें संभालने की भी। अगर आप ओवरऑल एस्टिमेट की बात करें, लगभग 16,66,000 केसेस हैं वो अभी तक हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हुए हैं। आज दोपहर में ही 15 लाख का आंकड़ा जो था वो पार हो गया है, को छू लिया है नंबर ऑफ केसेस में। लगभग अगर हम लोग डेथ की ओवरऑल अभी बात करें वर्ल्ड वाइड तो 6,58,000 डेथ अभी तक हो चुकी हैं। और रिकवरी की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने अभी भी आपको बताया था राहुल जी की रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो टोटल 218 टेरिटरीज में जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा, तो रिकवरी करीब 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है, यानी रिकवरी रेट बहुत अच्छा चल रहा है जी। अब इसके साथ साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो सामने आ रही है वो मेडिसिन को लेकर की है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिसिनल यूजेस हैं, जिस तरह से हमने हिंदुस्तान में भी बात की है, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक इलाज बताया गया, उसके बाद में जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब जो इलाज के लिए जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं काफी सारी स्टडीज ने उसको एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी किया था। लेकिन अब इंटरनेशनली काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए के डॉक्टर्स हों, चाहे हम लोग यूके के डॉक्टर्स की बात करें, कुछ डॉक्टर्स की स्टडीज ऐसी है कि उन्होंने इसी एक दवाई से क्रिटिकल केयर कंडीशन में आए हुए जितने भी पेशेंट्स हैं, लगभग 300 से 400 पेशेंट्स को पिछले 2 महीने में इसी दवाई से ट्रीट किया है। और जरूरत एक मेडिसिन प्रॉपर डेवलप ना किया जाए तब तक इसी दवाई को एज अ प्राइम वेपन इस्तेमाल किया जाए कोविड-19 के अगेंस्ट। जी राहुल। अमजद, अगर कल की बात करें तो एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और अफवाहों का बाजार 4G को लेकर हुआ। एक ऑर्डर दोबारा से फेक सर्कुलेट हुआ और बहुत से लोग और ख़ास करके कई लोगों ने तो पोस्ट भी कर दिया कि आज रात को 12 बजे के बाद ऑर्डर आया है, 4G चल पड़ेगा। एक बार दोबारा से फेक ऑर्डर का सामने आना और एक बार दोबारा से कुछ लोगों की उम्मीदों का जगना कि शायद उनको ये लगने लगा कि 5 अगस्त 2019 को ये बंद हुआ था और दोबारा से 5 अगस्त करीब आ रही है तो कहीं इस तरह का ऑर्डर को वो सच मानने लगे थे। र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी। क्या कुछ है श्रीनगर की बात करें 4G को लेकर, वहाँ के लोगों की अगर प्रतिक्रिया देखें किस तरीके से आ रही है? राहुल जी, जिस तरह से हमने भी कल एक अपडेट की बात की थी, मैं आपको क्लियरली एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमने कल इस अपडेट के बारे में बात की थी तो हमने सबसे पहले एक बात बताई थी जो कि हम अभी दोबारा से बताना चाहेंगे कि ये कुछ सोर्सेज हैं जो इस खबर के बारे में बता रहे हैं जी। तो ऑफिशियल से इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि शायद 5 अगस्त को या 5 अगस्त के बाद जिस तरह से 4G इंटरनेट को रिस्टोर करने की बात ने, तो इसके हवाले से एक ऑर्डर भी सर्कुलेट हुआ सामने जो दोबारा से एक बारी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू एक
भी हमने देखा एक फेक ऑर्डर इशू किया गया था सोशल मीडिया पे, जो रूमर मॉन्गर्स हैं उन्होंने फेक ऑर्डर डाल दिया। जी। तो कल भी एक ऐसा ही ऑर्डर दोबारा से वायरल हुआ। अभी हम लोग आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताना चाहेंगे जो एक 4G इंटरनेट को लेकर के है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो लगातार जारी है, वो लगातार चल रहा है। अभी आपको याद होगा किस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हुआ था जम्मू कश्मीर के जो एक एनजीओ है जो मीडिया की तरफ से वहां पर है, मीडिया आउटफिट्स की तरफ से वहां पर अभी प्रेजेंट कर रहे हैं इस केस को, डॉक्टर्स के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं इस केस को। तो उन्होंने एक 4 जो बेंच है उनको, एक 4 बेंच ऑफ जजेस जो होता है उनके सामने केस रखा है और उनके सामने केस में दोबारा से वही मांग की है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो रेस्टोर की जाए और उसके साथ साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उसके चलते जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द इंटरनेट सर्विसेज को स्टार्ट किया जाए, 4G इंटरनेट सर्विसेज को, ताकि मीडिया पर्सन्स को काम करने में आसानी हो। उसके साथ साथ जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको काम करने में आसानी हो और जो लोग जानना चाहते हैं कोविड-19 के बारे में या स्टडी करना चाहते हैं अपनी नॉर्मल पढ़ाइयाँ इंटरनेट के थ्रू, उनके लिए एक आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले भी हमने जब बताया था कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला है कि 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी प्रॉब्लम से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। जो काम 4G इंटरनेट पे हो सकता है वो 2G पे भी हो सकता है जी, हो सकता है। इसलिए 4G इंटरनेट से कुछ एक लोग जो 100 की तादाद में हो सकते हैं, उनकी वजह से 1 करोड़ 25 लाख की जो तादाद है जम्मू कश्मीर की, उनको 4G इंटरनेट से महरूम रखना कहीं ना कहीं सही नहीं है और वो बात जरूर कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री से इसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री और यूनियन मिनिस्ट्री से ये सवाल किया है कि या फिर ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट रखी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा डिपार्टमेंट्स के सामने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके सामने या फिर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके सामने, और बताया है कि अगर ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट रखा गया है, ऐसी कोई भी जो एक तरह से हम कहें तो कोई एफिडेविट अगर फाइल की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो उसको लेकर के 7 अगस्त जो कि अगली हियरिंग डेट है वहां पर प्रेजेंट किया जाए, ताकि जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स रखी जानी है उन पर बात की जाए। लेकिन अभी भी अगर हम लोग टॉप सोर्सेज की बात करें तो लगातार जो राजनीतिक गलियारे हैं उनकी टॉप सोर्सेज की तरफ से हमारे पास में कुछ खबर ये है कि अभी भी वो लोग इसी बात पर टिके हुए हैं कि शायद अगस्त को रेस्टोर करने की बात है। वो अभी भी अपने उसी बयान पे टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि जरूर उनके पास में अच्छी खबर है ये जम्मू कश्मीर के लिए कि 5 अगस्त को जो है इंटरनेट सर्विसेज रेस्टोर होंगी। लेकिन अगर ये बात सही है तो बहुत अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, और अगर ये बात सही नहीं है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों से आने वाली खबरें होती हैं, टॉप ऐसे जो एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं या फिर जिन्होंने एक्स MLAs रहे हैं या ऐसे कोई भी टॉप पोस्ट पे हो जो किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट से पहले रहे हो किसी टॉप पोजीशन पे, तो उनकी खबरों पर भी भरोसा करना कहीं ना कहीं एक तरह से शक पैदा करेगा उनके भरोसे पर। जी राहुल। अमजद, उमर अब्दुल्ला द्वारा ट्वीट किया गया, कैसी प्रतिक्रिया जो है वो फिलहाल आ रही है अगर जम्मू कश्मीर की बात करें ट्वीट को लेकर? राहुल जी, कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर CM है ईस्टर्न वाइब स्टेट के मिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जब तक स्टेटहुड नहीं आता जम्मू कश्मीर में तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिसपे काफी सारे सवाल भी खड़े हुए, जिसकी प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर डिप्यूटी CM है कविंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा कि ऐसे शायद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी ने हार मान ली है, या तो वो राजनीति से तर्क करना चाहते हैं, राजनीति छोड़ना चाहते हैं, या फिर वो जानते हैं कि वो जनता को सामने उनके नहीं जा सकते, जनता का सामना नहीं कर सकते, तो अब वो स्टेटहुड को बहाना बनाकर राजनीति को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो राजनीति को छोड़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इसकी प्रतिक्रिया में दोबारा से आज उमर अब्दुल्ला जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मुझसे एग्री नहीं करते, जिससे मैंने जो बातें बताई हैं उनसे लोग हम कहें तो वाकिफ जरूर है, लेकिन वो उन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे जो वर्ड्स हैं जो मैंने बताया है कुछ मैनिपुलेट करके लोग मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि काफी सारे ऐसे जर्नलिस्ट और कमेंट्रेटर्स हैं जो मेरे सवालों पर या फिर मेरे किसी भी स्टेटमेंट पर ये बोल रहे हैं कि मैंने सिर्फ स्टेटहुड डिमांड किया है। आपको याद होगा जब उन्होंने स्टेटमेंट बताई थी तो उन्होंने उसमें कहा था कि वो तब तक CM नहीं बनेंगे, दोबारा से जम्मू कश्मीर की सीट पर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल किसी भी माफ कीजिएगा CM की बात नहीं, कोई भी इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे जब तक वो दोबारा से स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आता। तो एक तरह से जो राजनीति इसमें है वो साफ नजर आती है।
सब इस बात से वाकिफ है कि जब एक यूनियन टेरिटरी बनती है जिसमें एक इलेक्शन प्रोसेस हो सकता है जैसे दिल्ली है, तो चीफ मिनिस्टर के पास में काफी कम पावर रह जाती है। चीफ मिनिस्टर डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं होती है। तो शायद से उमर अब्दुल्ला जी अभी भी स्टेटहुड की डिमांड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो यूनियन टेरिटरी के रहते अगर कोई भी सीएम सामने आए, बेशक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हो, लेकिन वो फ्री हैंडेडली काम नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले किया करते थे। जैसे पहले ऑर्डर्स आया करते थे जो चाहे एंटी पब्लिक हो लेकिन उनके लिए फेवरेबल हुआ करते थे, तो वो उन ऑर्डर्स से बचने के लिए शायद अभी स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। इसी बात पर आज दोपहर में हमने जब जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह चन्नी से भी बात की और उनसे बात करने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि स्टेटहुड की जरूरत तो है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है साथ स्टेटहुड की जरूरत हमारी डिमांड कि ऐसे कुछ जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जी ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें इलेक्शन से पीछे हटना होगा अगर स्टेटहुड नहीं आएगा, तो उन्होंने उनके फैसले पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अगर स्टेटहुड नहीं है तो क्या जम्मू कश्मीर की जिस तरह से राजनीति में वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी जनता की आवाज है, तो क्या वो स्टेटहुड के बाद यूनियन टेरिटरी में जनता की आवाज नहीं बनना चाहेंगे? क्या वो अपनी जनता को जो उन पे भरोसा करते थे उन्हें धोखा देने के लिए तैयार है क्योंकि उन्हें स्टेटहुड नहीं मिल रहा? तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी इलेक्शन से पीछे नहीं रहेगी और वो बीजेपी को एक ओपन मौका नहीं देना चाहती। बीजेपी क्लियर मेजोरिटी ले ले स्टेट के अंदर, बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वो पीछे हटेंगे तो इलेक्शन तो होगा, लेकिन अगर बिना मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हुआ तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक क्लियर मेजोरिटी ले लेगी अगेंस्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और वो जरूर सरकार बनाएगी जिसका वो समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस हो ना हो, पीडीपी ना हो, लेकिन एक टफ कंटेंडर की तरह जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े रहेंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम रहेगी और वो उनका सामना करेंगे। तो ऐसे ही जो ट्वीट सामने आज का आया है ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब उमर अब्दुल्ला जी के सर पर चढ़कर बोल रही है कि वो चाहे स्टेटहुड की डिमांड करें, चाहे वो 370-35A की रेस्टोरेशन की डिमांड करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोबारा से एक तरह से, जब हमने आपको पहले भी बताया था राहुल जी कल के डिस्कशन में भी, कि जिस तरह से आने वाला हफ्ता जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है जम्मू कश्मीर के लिए क्योंकि 1 साल होने वाला है यूनियन टेरिटरी बने हुए जम्मू कश्मीर को, 1 साल होने वाला है आर्टिकल 70 और 35A के खात्मे को। तो अब वो दोबारा को शायद पिछली बार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जिसको रोकना शायद जरूर चाहेगी हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो उसको रोकने की कोशिश जरूर करेगी कि दोबारा से कहीं कोई ऐसी हरकत न करी जाए जम्मू कश्मीर के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि जम्मू कश्मीर का जो शांत माहौल है उसको दोबारा से अशांत किया जाए। अमजद, एक चीज़ आपसे जिक्र जरूर करना चाहेंगे, श्रीनगर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ पर भी केसेस का जो है अंबार लगा हुआ है, लगातार नंबर ऑफ केसेस एक बड़े आंकड़े के साथ सामने आ रहा है। वहीं पर अगर आज बात करें फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन की, जहाँ पर 1 लाख मास्क भी बांटे गए, तो कितना बड़ा एक अवेयरनेस का काम खासकर आज हुआ है 1 लाख मास्क बांटना, वो भी स्कूल्स में। राहुल जी, हमने पिछले से देखा है हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो मिलकर के ले रही है, तो हमने देखा है इसी प्रोसेस में जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की जो एक एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने मिलकर के जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ में जो हमारे MERC का हमारा जो एसोसिएशन है उनके साथ में मिलकर के, एक NGO के साथ में मिलकर के एक बड़ा स्टेप शुरू किया है, जिसके जो लोग शायद एफर्ट नहीं कर सकते मास्क को या फिर जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनमें मास्क प्रोवाइड करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ये जो एक स्टेप है वो इसकी जो शुरुआत है वो एक पुराने प्रोमिनेंट लॉयर जफर शाह जी ने की है। तो ये एक तरह से साफ बताता है कि जम्मू कश्मीर की जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो पूरी तरह से तैयार है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी स्कूल्स खुलेंगे तो वो शायद पूरी तरह से तैयार हैं, अपनी तरफ से उनकी तैयारी पूरी है उसको रिस्टोर करने के लिए। अब देखना ये है कि जो उन्होंने आज ही एक कैंपेन शुरू की है जिसके तहत उन्होंने आज 1 लाख मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन की है। 1 लाख मास्क जो है वो काफी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाए हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ताकि वो मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए, मास्क का एक पॉजिटिव मैसेज भी रहे और इस्तेमाल भी रहे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होगी या फिर हर बार की तरह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ये जो
तरह से हम कहें तो प्रमोशनल इवेंट ये रहेगा कि वो सिर्फ एक दिन के लिए उन्होंने खबरों में छाने के लिए किया है या फिर वो आगे भी इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे। शायद उम्मीद हम यही लगाना चाहेंगे उनसे कि जिस तरह से ये इवेंट शुरू किया गया है ये आगे के दिनों में भी चलेगा, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा स्ट्रेस है वो कम। जैसे प्राइवेट कंपनीज जो मास्क बनाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं मार्केट्स में रिटेल बेसिस पर, जिस तरह से महंगी अपडेट्स कर दी है मास्क की। जो मास्क 2.5 रुपए में मिला करता था आज वो मास्क 10 रुपए का मिल रहा है। जो लोग एफर्ड नहीं कर सकते उन तक चाहे एफोर्डेबल प्राइसेस पे चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ये मास्क जरूर पहुंचेगा। तो ये एक काफी ज्यादा बड़ा प्रिवेंटिव मोड रहेगा कोविड-19 की जो कम्युनिटी स्प्रेड का फेज अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, जिससे बेशक सरकार अभी भी डिनाई कर रही है, लेकिन ये जो कम्युनिटी स्प्रेड का फेज है जम्मू कश्मीर के अंदर, इससे बचने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पहले भी हमने देखा है किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो काफी डिफरेंट एनजीओ हैं, जिसमें टीम रेड का नाम आता है, जिसमें आसपास नाम की कश्मीर की बड़ी एनजीओ आती है, उन्होंने मिलकर के ऐसे काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिनमें उन्होंने फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइजर्स या फिर जो एरियाज हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटेशन या फिर जो डीफॉगिंग वगैरह है, फ्यूमिगेशन है, वो कंडक्ट करी है खुद और एसएमसी के साथ मिलकर भी करी है और मास्क प्रोवाइड करवाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे कश्मीर डिवीजन के अंदर। तो ये कोई नई स्टेप नहीं है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लेकर सामने आई है, लेकिन सराहना करनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो काफी कंजूस मानी जाती है, प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन जो पैसा खर्चने के लिए कभी तैयार नहीं होती, उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। तो ये बेशक काफी नया डेवलपमेंट है और इस पे उम्मीद यही है कि वो आगे भी इसी तरह से ऐसे इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, मंदों तक ये मास्क जरूर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमजा जो कि श्रीनगर से जुड़े हुए थे और रोज़ इसी समय आप तक तमाम अपडेट्स श्रीनगर से भी पहुंचाते हैं। और अगर बाहुस की बात करें तो आज सुबह भी हम आपको लेकर गए थे जम्मू डोगरा फ्रंट के अशोक गुप्ता जी द्वारा आज जश्न मनाया गया वहाँ पर राफेल को लेकर, और ये साफ तौर पर कहा गया कि अब हिंदुस्तान जो है वो पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता आया है, राफेल के आने के बाद अब जोश जो है वो दुगना चुगना हो चुका है। अब ना पाकिस्तान को बख्शा जाएगा ना ही चीन को बख्शा जाएगा, जो भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद आज शाम की बात करें तो आज शाम को न्यू प्लॉट के एरिया में आग भी लगी और आग का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, और उसी 50 मीटर की दूरी पर पहले भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है। और वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनमें काफ़ी रोष देखने को मिला, और ये उनकी तरफ से पहले भी कहा गया कि खंभों में इतनी ज़्यादा तारें हैं, एमसीबी जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, उस वजह से जो है आग लगती है। और ख़ास तौर पर तारों का जंजाल, जिस तरीके से आपने हमारी वीडियो पे भी देखा, लाइव सेगमेंट में देखा, काफ़ी ज़्यादा तारों का जंजाल है, वो एक मेन कारण रहता है। जब भी लोड बढ़ता है, लाइट फ्लक्चुएशन होती है, तो वहाँ पर आग लगने का खतरा जो बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखनी हुई, जब भी कभी कहीं पर भी आग लगती है तो वहाँ पर लोगों का देखने का जमावड़ा बहुत बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग इच्छुक होते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितनी आग लगी, कितना नुकसान हुआ। लेकिन उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 के हालात हैं, महामारी चल रही है, साफ तौर पर आप जानते हैं कि कहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके पे ना जाना है और ना ही भीड़ इकट्ठी करनी है। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए सीधा गाइडलाइंस का वायलेशन करते हुए तमाम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में थे ये देखने के लिए कि आग कैसे लगी, क्यों लगी, कितना नुकसान हुआ है। वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे, फायर एमरजेंसीज के जवान वहाँ पर ड्यूटीज़ कर रहे थे, लेकिन वो उस सिचुएशन को संभालते या फिर उन लोगों को संभालते जो बिना वजह बेमतलब के ये जानने के लिए बाहर आए हैं कि आग लगी है तो लगी क्यों है। तमाम लोगों से हमारी यही अपील है कि कोविड-19 के चलते तमाम गाइडलाइंस और एसओपीज़ का पालन कीजिए, आप खुद भी सुरक्षित रहिए और बाकियों को भी सुरक्षित रखिए। जुड़ रहे बस के साथ।